नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी.के. राय। हम आज बात करेंगे कोरोना को नियंत्रित करने के लिए उन तरीकों के बारे में जिन्हें अपना करके ब्रिटेन और चीन ने कोरोना को नियंत्रित करने में सफलता पाई। आज कोरोना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज अस्पतालों में बेड नहीं है, न ही जनरल बेड है, न ही आईसीयू बेड है। ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और स्टाफ की भी शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है। और ऐसे में एक जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है वो है कि किसी भी तरह से हमें इन्फेक्शन को तेज़ी से बढ़ने से रोकना, दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को नियंत्रित करना। अब इसका कारण क्या है? इसके जो प्रमुख कारण है उसमें सबसे प्रमुख कारण किसी भी देश में इन्फेक्शन कोविड का अनियंत्रित हुआ है उसका सबसे प्रमुख कारण है मेडिकल रिसोर्सेज की कमी, यानी बेड्स की कमी, दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, और इससे होम आइसोलेशन एंड इनकम्प्लीट आइसोलेशन को प्रमोट किया जाना। जैसे हम जब रिसोर्सेज की कमी होती है तो होम आइसोलेशन को बढ़ावा देते हैं और उसमें आइसोलेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण इन्फेक्शन और बढ़ने लगता है। दूसरी जो समस्या है कि हमने रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए, जैसे मॉल, सिनेमा हॉल को खोल देना, कुंभ मेला, इलेक्शंस आदि को छूट दिया जाना, इससे भी हमारी समस्या अधिक गंभीर हो गई। अब हम बात करेंगे कि ब्रिटेन और चीन ने ऐसा क्या किया जिससे कि उन्होंने कोविड की पेंडेमिक को आसानी से नियंत्रित कर पाए। जनवरी 2020 में वुहान, चीन में भी समस्या लगभग भारत जैसी ही थी जैसे कि आज हमारी समस्या है। वहाँ भी बेड्स की कमी थी और उन्होंने भी होम आइसोलेशन को प्रमोट किया कि लोग जो स्टेबल पेशेंट्स थे उनको होम आइसोलेशन के लिए अलाउ कर दिया। लेकिन तभी एक घटना हुई, डायमंड शिप इंसिडेंस, जिसमें कि एक जहाज पे जिसमें कि 1333 कमरे थे और 2666 यात्री सवार थे और 1024 क्रू मेंबर थे। उनमें से एक 80 साल के बूढ़े आदमी को कोविड हो गया, तो चीन की सरकार ने पूरे जहाज को ही क्वारंटीन के लिए समुद्र में ही रोक दिया और सभी यात्रियों को और क्रू मेंबर्स को जहाज पे ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। 14 दिन बाद जब उनका जांच हुआ तो पता चला कि 355 लोगों में कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया और उनमें से 111 ऐसे लोग थे जो बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उनको कोई लक्षण भी नहीं था। यह घटना यह सिद्ध करती है कि यदि हम 1333 कमरों वाले घर में एक मरीज के आइसोलेट होने पर इन्फेक्शन से बच नहीं सकते, तो यह कैसे संभव है कि एक या दो कमरों वाले घरों में हम मरीज को आइसोलेट करके और इन्फेक्शन से बच पाएँ। तभी चीन की सरकार ने यह निश्चय किया कि इन्फेक्टेड एंड अनइन्फेक्टेड पेशेंट्स को एक घर में रख करके हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक नहीं सकते, और सरकार ने तत्काल दो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, सिसेंसन हॉस्पिटल एंड विसेंसन हॉस्पिटल, और एक शेल्टर हॉस्पिटल बनाया और एक मोबाइल केबिन हॉस्पिटल बनाया, जिससे कि उन्होंने ये निश्चित किया कि हर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को हम हॉस्पिटल में ही ट्रीट करेंगे, होम आइसोलेशन बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और उसके बाद इन अस्पतालों को इस्टेब्लिश करने के बाद एक रिसर्च किया गया कि इन अस्पतालों के खोलने से मरीजों को कितना लाभ हुआ, तो जिसका रिजल्ट के रूप में आया कि लगभग 3 लाख से ऊपर मरीजों को इन्फेक्शन से रोका गया इन अस्पतालों के बनने से, और लगभग 1.5 से पौने 2 लाख मरीजों की जान बच पाई इन नए अस्पतालों के खोले जाने से और इस स्ट्रेटजी को अपनाने से। तो अब ऐसे में हम ये सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमें तो एक निश्चित संसाधनों में उन मरीजों को ही हम बेड नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं जिनकी कंडीशन सीरियस है, तो हम होम आइसोलेशन को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स लेने होंगे। जैसे सबसे पहले कि हमें एक कॉल सेंटर डेवलप करना होगा, 24/7 कॉल सेंटर, जिसमें कुछ नर्सेज एंड डॉक्टर्स भी हों, ताकि मरीजों की अधिकांश समस्याओं का केवल फ़ोन कॉल्स के द्वारा ही समाधान किया जा सकता है। जैसे हमें कोविड पॉजिटिव आ गया है, क्या करें, कौन सी दवाई लें, अस्पताल में कहाँ भर्ती हों, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, ऐसे तमाम सवालों का जवाब सबके लगभग एक जैसे होते हैं और जिसके
सवाल और जवाब लगभग मिलते जुलते होते हैं। इसलिए ये जो 24/7 कॉल सेंटर होगा मरीजों की न सिर्फ इमीडिएट आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा बल्कि उनके भय और चिंता को भी कम करेगा। अब उसके बाद यदि इनमें से किसी मरीज को लगता है कि डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है तो एक दूसरा कॉल सेंटर भी हमें बनाना होगा जो 24/7 MBBS डॉक्टर्स के कॉल सेंटर्स हों, जिसमें कि हर मरीज को उसकी हिस्ट्री पूछ करके, उसको इन्वेस्टिगेशन बता करके, उसको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करके या फॉलोअप करके सेटिस्फाई किया जाए और ज़रूरत होने पे हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइज किया जाए। अब इन दोनों कॉल सेंटर्स की वजह से एक तो डॉक्टर्स एंड नर्सेज पे एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं पड़ेगा, उनका वर्कलोड कम होगा, हॉस्पिटल्स पे का वर्कलोड कम होगा और मरीज को भी इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगी, उसके स्ट्रेस में कमी आएगी, उसका फियर कम होगा और जो मेडिकल रिसोर्सेज हैं उनका समुचित उपयोग हो पाएगा। उसके बाद से जब हॉस्पिटलाइजेशन की बात आती है तो हम 3 लेवल ऑफ केयर देते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ केयर जिसे हम होम आइसोलेशन या पेशेंट ऑन ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें कि पेशेंट को छोटी मोटी दिक्कत होती है, जैसे खांसी जुकाम हो गया, बुखार आ रहा है, पेशेंट कोविड पॉजिटिव है लेकिन कोई सीरियस लक्षण नहीं है, तो ऐसे मरीजों को हम होम आइसोलेशन में जो रखते हैं या पेशेंट ऑन ऑब्जर्वेशन। अब इसमें हमें सबसे जो यहीं पे हम चूक रहे हैं कि पेशेंट ऑन ऑब्जर्वेशन होम आइसोलेशन की जगह एक ऑब्जर्वेशन सेंटर में होना चाहिए और इसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना होगा। अगर सरकार, इसमें हम 2 लेवल पे बात करेंगे कि सरकार क्या कर सकती है और हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार इसमें ये कर सकती है कि जो सरकारी स्कूल्स हैं या कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको एक ऑब्जर्वेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दे, वहाँ पे बेड्स का अरेंजमेंट टेंट हाउसेज से करा दे, ठीक है, और उस एरिया के जो भी मरीज हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो अपने घरों में आइसोलेट होने के बजाय उन ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि एक मरीज जो अपने घर में आइसोलेट होता है, चाहे हम कितना हो कोशिश कर लें, वो अपने घर के 4-5 लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर ही देता है। अब इसमें इसका पता भी इसलिए नहीं चलता कि कुछ लोगों को छोटी मोटी दिक्कत होती है, खांसी जुकाम हुआ, बुखार हुआ और वो सोचते हैं कि ऐसे ही दवा लिए और ठीक हो गया, और कुछ लोगों को तो कुछ सिम्टम होता भी नहीं है। तो इस तरह से एक मरीज ने अपने घर के 4-5 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया और फिर ये 4-5 लोगों ने क्या किया, दूध वाले को, सब्जी वाले को, राशन वाले को और अपने पड़ोसियों को इन्फेक्ट कर दिया। इस तरह से ये पूरी चेन बनती जाती है और फिर 5 लोगों ने 25 को, 25 ने 125 को, और इस तरह से पूरा ये फैलता जाता है। अगर हमने एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को अब उसके घर से उठा करके और ऑब्जर्वेशन सेंटर में आइसोलेट कर दिया, नहीं कुछ तो एक पास के होटल में आइसोलेट कर दिया, तो बाकी सभी लोग, उसके घर के लोग, उसके पड़ोस के लोग, वो इन्फेक्शन से प्रभावित होने से बच गए। इसीलिए ऑब्जर्वेशन सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो सरकार अगर चाहे तो कम्युनिटी सेंटर या होटल्स या स्कूल्स को ऑब्जर्वेशन सेंटर में बदल दे और इन जगहों पे पेशेंट्स को कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, जनरल सिम्टम्स होते हैं इसलिए। तो ऐसे में आशा, आंगनवाड़ी और ANM को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे करके इन एरियाज की सुपरविजन की जिम्मेदारी दी जा सकती है ऑब्जर्वेशन सेंटर की, और या फिर अटेंडेंट्स जो आसपास के अपने 4-5 मरीजों के ऊपर एक अटेंडेंट रोटेशन बेसिस पे PPE किट पहन करके उन मरीजों की देखरेख कर सकता है। तो इससे यह होगा कि सभी मरीजों की देखरेख भी हो जाएगी और अन्य लोगों की सुरक्षा भी हो जाएगी। अब यदि सरकार अगर नहीं करती तो हम अपने लेवल पे भी ये काम कर सकते हैं, जैसे अपनी सोसाइटी के, अपनी कॉलोनी के, अपने गांव के एक स्कूल या कम्युनिटी सेंटर को हम डेजिग्नेट कर देंगे कि जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट होगा हम इसको यहाँ रखेंगे और वहीं पे हम सब लोग मिल करके रोटेशन बेसिस पे उसकी केयर करेंगे। जैसे जिसके घर का पेशेंट है, अगर 10 मरीज हैं तो 10 अटेंडेंट हुए, अब 10 में से एक अटेंडेंट एक दिन ड्यूटी किया, दूसरा अटेंडेंट दूसरे दिन ड्यूटी किया, तो PPE किट पहन करके प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ एक अटेंडेंट ने 10 मरीजों की देखरेख एक दिन की, अगले दिन दूसरे ने की। तो इस तरह से हम प्रॉपर जो है रोटेशन बेसिस पे उस पेशेंट्स की प्रॉपर केयर कर सकते हैं और न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस को भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। अब इसमें जो मरीज सीरियस हो जाएगा उसको हम हायर सेंटर रेफर कर देंगे, यानी जिसको ऑक्सीजन की जरूरत हुई या जिसको एक्सपर्ट मेडिकल केयर की जरूरत है तो उसको हम हायर सेंटर रेफर कर देंगे।
अब दूसरा लेवल आ जाता है पॉपअप हॉस्पिटल्स की, यानी फील्ड हॉस्पिटल्स, जैसा कि अमेरिका में, चीन में और ब्रिटेन में किया गया। ब्रिटेन में एक लंदन कन्वेंशन सेंटर को 5000 बेड के अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें 500 बेडेड वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी थी। ऐसा ही हमें कुछ करना होगा अपने आसपास के स्कूल्स को, होटल्स को, मॉल्स को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर देना होगा। इसके लिए बेड्स की व्यवस्था टेंट हाउसेज से कर सकते हैं, स्टाफ की व्यवस्था रिटायर्ड डॉक्टर्स एंड नर्सेज से कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स से कर सकते हैं, या फिर नॉन क्लिनिकल डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, या एएनएम, आंगनवाड़ी एंड आशा की हेल्प ले सकते हैं। और इन सभी लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे करके और सुपरवाइज ड्यूटी कराएंगे, यानी 4 या 5 नर्स के ऊपर एक एक्सपर्ट नर्स रखेंगे, 4 या 5 डॉक्टर के ऊपर एक ऑनलाइन या ऑन साइट एक डॉक्टर रखेंगे। इस तरह से सुपरवाइज डॉक्टर्स एंड नर्सेज की ड्यूटी इन स्टूडेंट्स एंड इन डॉक्टर्स के द्वारा करा सकते हैं। तो नर्सेज स्टाफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, बेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और उसके बाद से अगली समस्या आती है हमारे पास ऑक्सीजन की। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हम ऑक्सीजन टैंक इंस्टॉल करके ट्यूब्स के थ्रू पेशेंट्स को ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब इस तरह से इन ऑब्जर्वेशन सेंटर में जो थोड़ा सीरियस पेशेंट है उनको हम रख सकते हैं, जिनको बहुत आईसीयू केयर की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन चल रहा है, थोड़ा केयर की जरूरत है, स्पेशलिस्ट केयर है, क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं है। इससे ये होगा कि जो हॉस्पिटल्स जिसमें ऑब्जर्वेशन वाले पेशेंट्स भी लेटे हुए हैं और बेड ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उन पेशेंट्स को, या जो स्टेबल पेशेंट जिनको हमें बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं है, उन पेशेंट्स को हम पॉपअप हॉस्पिटल्स या फील्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, और इन हॉस्पिटल्स में सीरियस पेशेंट के लिए एक्स्ट्रा बेड क्रिएट हो जाएगा। अब इन सीरियस हॉस्पिटल्स में न सिर्फ सीरियस पेशेंट्स बल्कि आईसीयू पेशेंट्स की बेड्स भी बढ़ा सकते हैं। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम एक वर्चुअल आईसीयू अडॉप्ट करेंगे, जो चीन ने किया था। वर्चुअल आईसीयू में एक होटल को में क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को रखते हैं और उनको हाई रेजोल्यूशन कैमरा और मॉनिटर के थ्रू एक दूर बैठे डॉक्टर एंड नर्सेज की टीम मॉनिटर कर रही होती है, और वहाँ पे फिजिकली एक स्टाफ नर्स जो 3-4 पेशेंट्स को एक साथ देख रही होती है। इससे ये होगा कि उनकी मॉनिटरिंग भी डबल हो जाएगी, एक फिजिकल लेवल पे, एक वर्चुअल लेवल पे, और दूसरा अधिक से अधिक पेशेंट्स को हम आईसीयू केयर दे पाएंगे। तो इस तरह से वर्चुअल आईसीयू के द्वारा हम इनको मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा 3 लेवल पे हो गया। चौथा जो है समस्या, वो ऑक्सीजन की समस्या है। ऑक्सीजन की समस्या मुख्यतः जो है वो प्रोडक्शन की समस्या नहीं है। प्रोडक्शन की समस्या, प्रतिदिन हमारे यहाँ 7,280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जबकि 3,980 मीट्रिक टन पर डे की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में फिर ऑक्सीजन की समस्या है क्यों? उसका रीजन है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक इशू। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए कि जो भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो ईस्टर्न इंडिया में है, यानी उड़ीसा में, झारखंड में, और जो रिक्वायरमेंट है वो वेस्टर्न इंडिया या नॉर्थर्न इंडिया यानी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली में है। तो ऐसे में प्रोडक्शन यूनिट एंड यूटिलाइजेशन यूनिट में 200 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। तो वहाँ से यहाँ लाने में लगभग 7 से 15 दिन लग जाते हैं रोड से, और उसके बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन भी सामान्य ट्रांसपोर्टेशन की तरह नहीं होता है, बल्कि इसके लिए चूंकि ऑक्सीजन एक एक्सप्लोसिव है, इसलिए इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्रायोजेनिक टैंक की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी एक टैंक की कीमत लगभग 45 लाख रुपए होती है। तो ऐसे तमाम टैंक्स की आवश्यकता होती है। अगला जो है कि सिलेंडर्स भी नॉर्मल सिलेंडर्स नहीं होते बल्कि स्पेशलाइज्ड सिलेंडर्स होते हैं, और एक सिलेंडर की कीमत लगभग 10,000 रुपये होती है, और ऐसे सिलेंडर्स की संख्या भी हमारे पास अधिक होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद तो अब इनका सोल्यूशन क्या है? ऑक्सीजन प्रॉब्लम का जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि हमें जो है PSA प्लांट्स लगाना होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, यानी वो अपने ऑक्सीजन खुद जनरेट कर सकें। उसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का हमने बताया कि लिक्विड ऑक्सीजन टैंक इंस्टॉल कर देंगे, जो 5 से 10 दिन की अस्पताल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो ये 2 तरीके ऐसे हैं जिससे कि हम ऑक्सीजन की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से क्रायोजेनिक टैंक अधिक से अधिक इंपोर्ट करके उनकी संख्या बढ़ा करके ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कैसे हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकें, यानी इन्फेक्शन को फैलने से रोकें कैसे। तो सबसे इफेक्टिव जो तरीका है वो है लॉकडाउन, कि हमें
21 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा देना चाहिए, जिससे कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए और इन्फेक्शन को फैलने से हम रोक सकें। क्योंकि अगर मूवमेंट होता रहेगा तो इन्फेक्शन फैलता रहेगा और ये केसेस इतनी तेजी से बढ़ते रहेंगे और हमारे लिए ये एक चुनौती खड़ी कर देंगे। तो इसलिए लॉकडाउन ही एक बड़ी समस्या है। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी डैमेज होगा। तो अगर हम लोगों की जान आज बचा पाए तो इकोनॉमी से रिकवरी तो हम कल कर लेंगे। इकोनॉमी से रिकवरी तो हम कर सकते हैं, लेकिन लोगों की जान हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए यही 4 तरीके हैं जिनके द्वारा हम इस पेंडेमिक पे काबू पा सकते हैं। सबसे पहला हमने बताया कि ऑब्जर्वेशन सेंटर, दूसरा बताया कि आपका जो है पॉपअप हॉस्पिटल या फील्ड हॉस्पिटल, तीसरा वर्चुअल आईसीयू और चौथा लॉकडाउन। ये चारों मेजर्स हम अपना करके इस पेंडेमिक पे काबू पा सकते हैं। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने ठीक ही कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमाने विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।